वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, है ना। कि एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर थे अपन ने जो डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले था आपके पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ adsorbent. Second was nature of gas, nature of gas. Third one was temperature. है ना। टेम्परेचर में एक टर्म आया था हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था क्या होता है कि आपके पास क्या रहता है कि जब भी ये एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे कोई भी जब एड्सॉर्बेंट आता है, यानी कि एड्सॉर्ब होने के लिए एड्सॉर्बेंट आता है, तो कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है? एड्सॉर्प्शन, और प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। दिस रिलीज अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 20 to 40 किलो जूल, और केमिकल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 30 to 240 किलो जूल। ये केमिकल के लिए रहती है और ये आपके पास इसके लिए रहती है फिजिकल के लिए। तो टेम्परेचर आपको पता है, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या आप क्या करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाता है? अकॉर्डिंग टू ले चिटिलियर प्रिंसिपल, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में चला जाता है? फॉरवर्ड में। तो बैकवर्ड में आएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। फॉरवर्ड में आएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। ये अपने पास थर्ड फैक्टर। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट फर्स्ट था, नेचर ऑफ गैस, और फिर आपके पास टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर जो है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, वो अपने पास कौन सा है? प्रेशर, है ना। कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है एड्सॉर्प्शन पे। ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, तीनों फैक्टर कल डिस्कस कर लिए थे। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एड्सॉर्प्शन, उसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करा था? फ्रेंडलिक। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मीनिंग क्या होगा कि जो उसने एक रिलेशन दिया था, एक ग्राफ दिया था, किसके बीच में दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइसोथर्म का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्रेंडलिक ने क्या करा था? x/m एंड प्रेशर के बीच में एक ग्राफ दिया था जिसको अपन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। x/m का मीनिंग क्या होगा? अमाउंट ऑफ adsorbate on the unit weight of एड्सॉर्बेंट, है ना। x/m और p के बीच में ग्राफ दिया था, तो वो ग्राफ कैसा मिला था वो अपन चेक करते। ये आपके पास ग्राफ y एक्सिस पे x/m और आपके पास x एक्सिस पे प्रेशर।
तो ग्राफ देखना कैसा मिला था अपने को, जो ग्राफ यहाँ पे मिला था। स्टार्टिंग में देखें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन, ओके। उसके बाद ग्राफ में क्या था कि कर्व आ गया था, और ये कर्व आने के बाद में ग्राफ जो था वो क्या रहा, कांस्टेंट ऐसे। यानी कि इस ग्राफ में तीन अलग अलग कंडीशन आती, कौन कौन सी कंडीशन आती है देखनी, देखो। एक तो आपके पास क्या रहा, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग, फिर ये क्या आ गया ग्राफ में कर्व ऐसे, ठीक है। और लास्ट में अगर देखें तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, देख एक्स बाई एम डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, प्रेशर पे कोई डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि जो फाइनल प्रेशर, अगर मैं इसको पी नॉट अगर इसकी बात करें तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो तीन ग्राफ थी, तो तीन अलग अलग इक्वेशन दी इसमें, कौन कौन सी इक्वेशन थी देखना। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, प्रेशर इंक्रीज होएगा तो एक्स बाई एम भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर लास्ट कंडीशन, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी नॉट। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ये वाला जो है आपके पास, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो एक्स बाई एम है वो डिपेंड नहीं करता प्रेशर पे, तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर की पावर 0 यानी कि पी नॉट, ओके। फिर बात करते हैं अपन, जो बीच वाला ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है आपके पास, है ना। इस पे क्या रहेगा, एक्स बाई एम is directly proportional to the p की पावर 1 by m. x by m is directly proportional to the pressure की पावर 1 by m. n जो रहता है वो आपके पास 0 to 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, n equals to the value between the 0 to 1. अब तीन इक्वेशन आई है, इन तीनों इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। According to first equation, if pressure is increases, then adsorption is also increases. x by m भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब इसने कहा कि x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर का साइन हटाओगे क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा, तो x by m इक्वल्स टू kp। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर थर्ड कंडीशन को पहले ले लेते, चलो सेकंड को ले लेते। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास कि दैट x by m is directly proportional to the pressure की पावर 1 by m, p की पावर 1 by m। या फिर अपन यूं कह सकते हैं दैट x by m इक्वल्स टू k, p की पावर आपके पास क्या आ गया, 1 by n, k p की पावर आपके पास क्या आ गया, 1 by n आ गया, ओके। अब एक बात बताओ, आपने सीखा होगा कि पावर को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, है ना। आपको इक्विलिब्रियम में 11th में बताया था, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि अगर आपको क्या करना हो, पावर को सॉल्व करना हो, तो अपन किसका यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, दैट log बेस 10 x by m इज इक्वल्स टू log बेस 10 p प्लस, सॉरी, log बेस 10 k प्लस 1 by n log बेस 10 p। ये अपने पास क्या आएगी, एक इक्वेशन है। मीन्स इस चैप्टर में कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, बट कभी कभी अगर कोई न्यूमेरिकल बनने का चांस हो तो वो भी इसी इक्वेशन से होता है कि आपको एड्सॉर्प्शन किसी भी सब्सटेंस का कितने अमाउंट में एड्सॉर्प्शन हुआ है, तो उसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन इस इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट log बेस 10 x by m इक्वल्स टू log बेस 10 k प्लस 1 अपॉन n log बेस 10 p, ओके। अब ये तो सेकंड कंडीशन थी, बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि log आपके पास जो x by m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी नॉट। यानी कि ये कंडीशन के बाद जो एड्सॉर्प्शन का अमाउंट है कि कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर।
प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x by m इज इक्वल्स टू kp नॉट। जब फ्रेंडलिक ने रिलेशन निकाला किसके बीच में, x by m और p के बीच में, तो उसको 3 कंडीशन मिली। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एज प्रेशर इज इंक्रीजेस देन x by m, यानी कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड कंडीशन क्या थी कि दैट x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 1 by n। उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने पास क्या आया, log base 10 x by m इक्वल्स टू log base 10 k प्लस 1 अपॉन n log base 10 p। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि एट एक्सट्रीम कंडीशन, जब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। दिस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस के प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किसी की बात नहीं कर रहे। जो गैसेस प्रेशर लगाती है उस पर बात कर रहे हैं कि सर गैसें कौन सी। मैंने कहा देखो, आपके पास एब्जॉर्बेंट की सरफेस है, उस एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे अपन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं ना। तो गैसेस अगर आके वहां पे, मैंने कहा ना कि अटैकिंग एंड रिटेनिंग, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, अटैकिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस और सॉलिड और लिक्विड। तो अपन जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ एक्टिंग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब आपके पास एब्जॉर्बेंट जो है वो एक सॉलिड हो और एब्जॉर्बेंट जो है वो आपके पास गैस हो। तो एब्जॉर्बेंट सॉलिड, एब्जॉर्बेंट गैस, तो अगर आप गैस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्रेशर जरूर आएगा। तो log base 10 x by m इक्वल्स टू log base 10 k प्लस 1 अपॉन n log base 10 p। ये फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व की एक इक्वेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है अगर न्यूमेरिकल आता है तो ना। तो आपको कभी भी एक्सप्लेन करना हो कि फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व को एक्सप्लेन करो, देन ये आइसोथर्म का मीनिंग क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसने क्या करा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में एक रिलेशन बताया, एक ग्राफ बताया। उस ग्राफ से अपने को 3 कंडीशंस मिलती है और तीनों कंडीशंस को अपन ने डिस्कस कर। अब ये तो कंडीशन तब है जब आपके पास क्या हो कि कोई गैसियस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, है ना, कोई गैसियस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन एब्जॉर्प्शन जो है वो किसी लिक्विड में भी करवा रहे हो। एब्जॉर्प्शन जो है वो किसी लिक्विड में करवा रहे हो कि मान लीजिए कि आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उस लिक्विड सॉल्यूशन में आपने क्या करा, चारकोल डाल दिया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि दैट चारकोल एंड सिलिका जेली आर गुड एब्जॉर्बेंट। सर ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज चारकोल और सिलिका जेली जो दोनों हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है पोरस होती है। मीन्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्ट्रक्चर में, और छोटे छोटे पोर्स है तो मीन्स उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। और आपको पता है कि किसी भी एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा एब्जॉर्बेंट होगा, है ना। अपन अभी देखा था फैक्टर ऑफ एक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, फर्स्ट देखा था सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा, किसी भी एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उस पर एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो बोथ द सिलिका जेल एंड चारकोल जो है वो एक अच्छे एब्जॉर्बेंट है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज उनकी स्ट्रक्चर पोरस होती है। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा कि जैसे आपके पास कोई डाई है, डाई मीन्स कलर्ड सॉल्यूशन है कोई, ठीक है। उस कलर्ड सॉल्यूशन में आपने क्या करा कि चारकोल का एक छोटा सा पीस डाल दिया। अब सर क्या होगा चारकोल का पीस डालने से, कि जैसे ही आपने चारकोल का पीस उसके अंदर डाला, तो चारकोल का पीस डालने से क्या हुआ कि जो भी आपके पास डाई है, जो भी आपके पास डाई है, उस डाई का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मीन्स वो सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्या करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, उस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में भी अगर आप एडजॉर्बेंट लाइक चारकोल अगर ऐड कर देते हो, तो चारकोल मिलाने पे क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। कि सर ऐसा क्यों, बिकॉज वो एडजॉर्बेंट जो है वो क्या करेगा कि सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लिक्विड का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब जब गैसेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो तो अपन फ्रेंडली आइसोथर्म में जो रिलेशन देखते हैं वो किसके बीच में देख लेते हैं, दैट x by m एंड p के बीच, यानी कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन कोई लिक्विड सॉल्यूशन में हो रहा हो जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कोई c हो, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, x by m एंड p के बीच में। c मींस आपके पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर बात करें तो यहाँ पे p की जगह पे क्या आ जाएगा, c। और अगर गैसेस स्टेट की बात करें तो आपके पास क्या रहेगा, p ही रहेगा। ओके, तो मुझे समझ आया ना कि कैसे एक्वस सॉल्यूशन में भी यूज करते हैं कि लाइक आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है या कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है और अगर आप उसको एडजॉर्बेंट, सूटेबल एडजॉर्बेंट मिलाते हो तो
एडजॉर्बेंट ऐड करते ही वो क्या होगा कि सॉल्यूशन में से तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सॉल्यूशन में से सोल्यूट को एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपन इस इक्वेशन को देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी अपने पास, इस टाइप से रहेगी। देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन में अपने को पता है प्रेशर नहीं होता, कंसंट्रेशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट x by m is directly proportional to the concentration. X by m is directly proportional to the concentration of the solution. C equals to concentration of the solution. Concentration of the solution. Okay. अब अगर आपके पास सेकेंड कंडीशन देखें तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी, that x by m is directly proportional to the c की पावर 1 by n. c की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1 by n आ जाएगी, मीन्स log base 10 x upon m equals to log base 10 k plus 1 upon n log base 10 c। अगर एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है किसी एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर गैसेस स्टेट का हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ तक अगर टॉपिक क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रोसेस में यूज होता है। देखो, सबसे पहला और सबसे यूजफुल आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो कौन सी एप्लीकेशन है कि अपन जितने भी गैस मास्क होते हैं उसमें अपन क्या यूज करते हैं, वो कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, वो आपके पास एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस पे वर्क करता है। कैसे सर, कि देखो एक बात बताओ, गैस मास्क होता है जो अपन मास्क यूज करते हैं, उस मास्क में क्या रहता है कि कोई ना कोई एड्जॉर्बेंट प्रेजेंट होता है। तो सर वो एड्जॉर्बेंट क्या करता है, वो एड्जॉर्बेंट क्या करेगा कि अगर आपने मास्क लगा रखा है तो मास्क में आपको पता है कि एनवायरनमेंट में क्या रहता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास क्या प्रेजेंट है, गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है। अगर अपन ब्रीदिंग करते हैं तो हार्मफुल गैसेस भी क्या जाती है अपने, अपन क्या कर लेते हैं उसका इंटेक कर लेते हैं। तो गैस मास्क क्या करते हैं, गैस मास्क सुटेबल गैसेस को तो अंदर अंदर जाने देते हैं, और जो गैसेस अपने लिए हार्मफुल होती है उनको बाहर रोक लेते हैं। मीन्स वहां पे क्या होता है, कोई ना कोई एड्जॉर्बेंट प्रेजेंट होता है, वो एड्जॉर्बेंट क्या करता है कि जो आपके पास इम्प्योर गैसेस हैं या इम्प्योरिटी है उसको बाहर रोक के प्योर फॉर्म ऑफ गैस को क्या करता है, इनटेक करता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आज के टाइम में इन गैस मास्क। इन गैस मास्क सेकंड क्या रहता है, सेकंड आता है इन हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब अगर कैटालाइसिस वाला चैप्टर होता तो फिर समझ आता, टॉपिक जो है वो अपना डिलीट हो गया इसमें से, इसी चैप्टर में था। कैटालाइसिस का मीनिंग क्या होता है, अपने को एक बात पता है कि कैटालिस्ट क्या होता है कि वो सारे केमिकल सब्सटेंस
जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल कॉम्बिनेशन। खुद के केमिकल फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो क्या करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देंगे या क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। उनको अपन क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस कोई केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो इसे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहता है, कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या होगा, a process by which the rate of any chemical reaction is will be changed known as catalysis। अब कैटालिसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक तो होता है होमोजीनियस, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि एप्लीकेशन आती है इसकी। और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और आपके पास कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग क्या हो गया कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट अगर सेम हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ reactant, product and catalyst is same, then it is known as homogeneous catalysis। ठीक है। heterogeneous का मीनिंग क्या हो गया कि if the reactant, product and catalyst physical state तीनों की डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। कि सर एग्जांपल मैंने कहा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है गैस स्टेट में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, निकल पीटी पीडी की प्रेजेंस में करवा रहे हो। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में। बट आपके पास जो यहाँ पे ये कैटलिस्ट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो इस टाइप के कैटालिसिस को अपन कौन सा कैटालिसिस कहते हैं, इस टाइप के कैटालिसिस को अपन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म आपके पास एड्सॉर्प्शन की थ्योरी पे बेस होती है। कि सर कैसे, तो होता क्या है देखो, जैसे आपके पास ये कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट की एक्टिव साइट होती है, ठीक है ना। ये कैटालिस्ट की एक्टिव साइट होती है। तो अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कि सर रिएक्शन तो एल्कीन और हाइड्रोजन के बीच में हो रही है। मैं अगर एल्कीन को ए ले लेता हूँ, हाइड्रोजन को बी ले लेता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। सॉरी। फिर इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। अब डिसॉर्प्शन का मीनिंग आपको पता है कि पहले वो क्या है, एड्सॉर्ब हुए। एड्सॉर्ब होकर उन्होंने क्या करा, केमिकल रिएक्शन करी। केमिकल रिएक्शन करने के बाद दोनों क्या हो गया आपके पास, फाइनली अलग हो जाएंगे। दोनों जो है वो फाइनली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये एक्टिव साइट वापस वैकेंट हो गई, प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AB का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सी थ्योरी पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वर्क करता है, वो एड्सॉर्प्शन की थ्योरी पे। बिकॉज रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की एक्टिव साइट पे पहले एड्सॉर्ब होते हैं, उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद में उनका क्या हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो पूरी थ्योरी जो है, पूरी जो मैकेनिज्म है, किसकी थ्योरी पे बेस्ड होती है, एड्सॉर्प्शन की थ्योरी। तो अगर ये होमो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और इसकी अगर मैकेनिज्म अगर आपको समझ आ गई हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड एप्लीकेशन पे। तो जी अपने सिलेबस में तो है नहीं, है ना, कैटालिसिस वाले टॉपिक में आता है, नहीं बताता तो फिर क्वेश्चन मार्क रहता है कि सर कैसे कंप्लीट होती है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मीनिंग क्या हो गया, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, किसी एक की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाती है तो उसको अपन कौन सा कैटालिसिस कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल बहुत अच्छा है आपके पास, जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मींस एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन प्रेजेंस में होती है निकल पीटी पीडी। या तो निकल ले लो या पीटी ले लो या आपके पास पीडी ले लो।
निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का। मैकेनिज्म क्या रहती है कि जो आपके पास जैसे ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिव साइट प्रोवाइड करवाता है और उस एक्टिव साइट पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आके क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ए और बी पहले क्या हुए, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने के बाद में ए और बी आपस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है उनके बाद वो क्या हो जाते हैं, डिसॉर्प्शन हो जाता है उनका, और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट का। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी एड्सॉर्प्शन की। नेक्स्ट देखना, थर्ड। in softening in water, softening of water, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए अपन कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, एड्सॉर्प्शन का। फोर्थ अपने पास आती है फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर, फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर, आपके पास शुगर जो है उसको डीकलराइज करने में, यानी कि उसके कलर को वो क्या कर लेता है, कोई ना अपन सुटेबल एड्सॉर्बेंट यूज करेंगे, वो एड्सॉर्बेंट को कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। फिफ्थ आता है आपके पास फॉर क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन टेक्निक का यूज करते हैं। बस ये कि आपको कोई सुटेबल एड्सॉर्बेंट डालना होगा, जिससे क्या होता है, वो जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती है किसी भी ट्यूब में, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एटमॉस्फेयर उसको क्या कर देता है, इनर्ट कर देता है ना। वैसे बहुत सारे आपके पास है एप्लीकेशन में। एक आता है आपके पास इन मेटलर्जी, अपना चैप्टर ही डिलीट हो गया ये। मेटलर्जी में एक प्रोसेस आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, हो सकता है आपने पढ़ा हो 10th में, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, उसमें अपन इसको यूज करते हैं। तो 7-8 यूजेस है, एप्लीकेशन है इसकी। अपन तो कोई 6 to 7 एप्लीकेशन अगर अपने दिमाग में रहती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ये सारे आपके पास क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इसके साथ ही जो एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया। ओके, जो एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक है वो अपना तो बच्चों इसी के साथ अपना एक टॉपिक, अपना एक सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, है ना। सेकंड इसके बाद जो आता है वो यूं तो कैटालाइसिस आता है ना, बट अपन ने डिलीट कर रखा है सीबीएसई ने अपने सिलेबस में। फिर भी अगर टाइम रहेगा तो करवा देंगे आपको। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है कोलोइडल सॉल्यूशन ना, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। ये आपने 9th क्लास में भी देख रखा होगा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन हो, जैसे सॉल्यूशन है 3 टाइप का है, इसको क्लासिफाइड किस बेस पे कर रखा है, इनको क्लासिफाइड अपन ने कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर हो पार्टिकल का साइज, देन उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल इज present in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer, then the solution is known as colloidal solution. Then the solution is known as colloidal solution. If the size of particle is present in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer, then the solution is known as colloidal solution. Or suspension, what is suspension? If the size of particle is greater than 1000 nanometer, known as suspension. है ना। तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स,
अगर पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. If the size of particle is present in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer, then it is known as colloidal solution. Or suspension means the size of particle is greater than 100 nanometer, then it is known as suspension. Okay, तो कल अपन आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्या देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में कि जो तीनों टाइप के सॉल्यूशन है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइडल में, सस्पेंशन में. और उसके बाद अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, कैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच. ओके, बाय.